हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। बाल विकास के भाग 10 में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के लिए क्रमिक विकास करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। बालक का विकास भ्रूण अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि जीन पियाजे का कहना है कि बालक के विकास की प्रक्रिया न केवल निरंतर होती है बल्कि सार्वभौमिक रूप में होती है, जिसमें उसके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती है और उसके सामाजिक एवं व्यवहारिक विकास को बल प्रदान करती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। विकास में वृद्धि से निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। आइए और समझते हैं इसको। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। इससे उसके अधिगम का प्रारूप निरंतर चलता रहता है जो आंतरिक एवं बाह्य कारकों का परिणाम होता है। आंतरिक कारकों में आनुवांशिक कारक बालक के आकार में वृद्धि करते हैं, जबकि बाह्य कारक उसकी समझ, कौशल में वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक बचपन का समय। आइए और समझते हैं। बालक में भाषा का विकास प्रारंभिक बचपन से ही शुरू हो जाता है। शब्दों का एकत्रीकरण, वाक्य विन्यास आदि की प्रक्रिया उसी काल में शुरू हो जाती है। जैसा कि चॉम्स्की कहती हैं कि बालक एक भाषा एलईडी के समान होता है जिससे भाषाओं के वाक्य विन्यास का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। बिल्कुल सही, पहला ए ऑप्शन है राइट आंसर। आइए और समझते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत को पाराभिमुख अनुक्रम कहते हैं। इसमें बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इस अनुक्रम में सबसे पहले बालक अपने सिर में हलचल करता है, फिर धड़ में और अंत में उसके पादीय भाग में विकास होता है। अर्थात बालक के सिर में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विकास पहले होता है और अंत में पैरों की तरफ होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान कौन सा है? तो मुख्य स्थान है बालक। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। शिक्षण कार्यों में दो प्रास्थ पाए जाते हैं। पहला शिक्षक केंद्रित और दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में बालक निष्क्रिय श्रोता बनकर अधिगम करता है, लेकिन शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में बालक सक्रिय रहता है। बाल मनोविज्ञान शिक्षण के दूसरे प्रास्थ अर्थात शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम पर जोर देता है, जिसके मूल में बालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आनुवांशिकता और वातावरण। आइए पढ़ते हैं। कारक की दृष्टि से आनुवांशिकता एवं वातावरण
क्रमशः आंतरिक एवं बाह्य कारकों की सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से दोनों का मिला जुला परिणाम बालक में दिखाई देता है। दोनों का सम्मिलित स्वरूप बालक में भ्रूण अवस्था से होने वाले विकास में प्रदर्शित होता है, अतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम। आइए पढ़ते हैं। बालक में वे लक्षण जो उसे उसके माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त होते हैं वे वंशानुक्रम लक्षण कहे जाते हैं। बालक में विकास वंशानुक्रम लक्षणों एवं बाह्य वातावरण के संयुक्त होने का परिणाम होता है। उसके शरीर का आकार, बालों का रंग, कद, काठी आदि सभी वंशानुक्रम प्रक्रिया के सकल परिणाम होते हैं जो कि जन्मजात रूप में बालक में प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है आज्ञाकारी अर्थात आज्ञाकारिता। आइए और पढ़ते हैं इसको। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता। यह बालक शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में बाह्य पुनर्बलन एवं पुरस्कार के परिणाम स्वरूप प्राप्त करता है। इस सिद्धांत के प्रथम चरण अर्थात पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था में बालक आज्ञाकारिता का गुण सीखने लगता है। यह सार्वभौमिक रूप से किसी भी विद्यार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? तो कैसे विकसित कर सकता है? आदर्श रूप में बर्ताव करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके। आइए और पढ़ते हैं। सामाजिक मूल्य वे मानक होते हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित ठहराते हैं। इन्हें उच्च स्तरीय मानदंड कहा जाता है। सामाजिक मूल्य वे आदर्श होते हैं जो सामाजिक जीवन के आचरण में अभिव्यक्त होते हैं। अतः शिक्षक विद्यार्थी के साथ अच्छा बर्ताव करके उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का क्या अर्थ है? विचारों का आदान प्रदान। तो सही आंसर है विचारों का आदान प्रदान। आइए और समझते हैं। संप्रेषण का अर्थ है सूचना का विस्तार, जो गंतव्य तक पहुंचाने के बाद ही वास्तविक अर्थों में संप्रेषण कहलाता है। कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थी एवं शिक्षार्थी शिक्षार्थी के मध्य विचारों के आदान प्रदान को सम्मिलित किया जाता है। विचारों के आदान प्रदान से एक तरफ कक्ष का वातावरण जीवंत बना रहता है, दूसरी तरफ अधिगम को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? पियाजे ने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए और पढ़ते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक सिद्धांत है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहला संवेगी गामक अवस्था, दूसरा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? कहाँ? विद्यालय एवं कक्षा में। अर्थात सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया जा सकता है सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में। और पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान एवं मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मानसिक विकास की प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। बालक संज्ञानात्मक विकास के दौरान योजना बनाना, समस्याओं को हल करना, सृजनशीलता आदि का भाव पैदा करता है। बालक में इस तरह के भावों के उभार के लिए विद्यालय एवं कक्षा कक्ष सबसे उपयुक्त जगह माने गए हैं।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सीखने के सिद्धांतों में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी संयोग। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। स्कैफोल्डिंग अर्थात ढांचा निर्माण की अवधारणा मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने दी है। इस अवधारणा का उपयोग बालकों में सीखने एवं किसी समस्या समाधान के दौरान किए जाने वाले संयोग के समय करते हैं। बालक प्रारंभ में ढांचा निर्माण के द्वारा अधिगम करता है, लेकिन जैसे जैसे वह विकास करता है ढांचा निर्माण या संयोग की आवश्यकता कम पड़ने लगती है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों में नैतिक मूल्य का संचार करना, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना। तीनों ऑप्शन ही सही है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और पढ़ते हैं इसके बारे में। शिक्षा की ऐसी प्रणाली जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग समुदाय में विभेद किए बिना शिक्षण कार्य हो, समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसके अंतर्गत शिक्षा के लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है और बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास, साथ ही सृजनशीलता के माध्यम से बालकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य में शामिल है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यदि बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह क्या है? सीखने में अक्षम। इसको समझते हैं। यदि बालक 61 को 16 लिखता है एवं बी को डी लिखता है तो उसमें डिस्लेक्सिया नामक अधिगम विकार है, जो उसके हाथों एवं आंखों के समन्वय के मध्य बाधा उत्पन्न करता है। इसमें बालक पढ़ना, लिखना और शब्दों को बोल पाने में कठिनाई महसूस करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पठन विकार से। आइए समझते हैं। डिस्लेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे पढ़ना, लिखना और शब्दों को बोल पाने में असहज होते हैं। इस अधिगम विकार से ग्रस्त बालक अक्सर बोलने एवं चीजों को याद रखने में परेशानी महसूस करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? किस पर ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। आइए समझते हैं इसको। समावेशी शिक्षा में समाज के प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय को विभेद से हटकर शिक्षा प्रदान की जाती है, किंतु यदि कोई बालक उच्च मानसिक क्षमता वाला है और उसका बौद्धिक स्तर 140 के आसपास है या बहुत कम है तो उन्हें विशिष्ट बालक समझते हुए व्यक्तिगत स्तर पर अधिगम कार्य करवाना चाहिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? जो सृजनात्मकता में सहायक नहीं है तो क्या है? भाषण। भाषण जो है सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। आइए समझते हैं इसको। सृजनशीलता एक मानसिक अवधारणा है जिसमें नए विचारों, उपाय या मान्यता का जन्म होता है। इसमें मौलिकता पाई जाती है। इसके विकास में बालक द्वारा खेल प्रक्रिया में भाग लेना, कहानी लेखन करना, निर्माण संबंधी क्रियाएं करना, नवाचार करना आदि शामिल होते हैं। बालक में भाषण की व्यवस्था निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है, न कि सृजनात्मकता का। अगला प्रश्न देखते हैं, आसुबेल के सीखने के प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेक्षण सीखना। यह सही नहीं है। आइए समझते हैं। आसुबेल के सीखने के प्रकार में अभिग्रहण करना, अन्वेषण करना और अर्थपूर्ण अधिगम करना शामिल है। ये एक अमेरिकी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि बालक किसी भी नई चीज को उसकी तीव्रता से सीखता है जिस रूप में उससे संबंधित ज्ञान उसके दिमाग में पहले से स्थापित हो। आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं हम। शिक्षा में फ्रोबेल का क्या योगदान था? शिक्षा में फ्रोबेल का क्या योगदान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किंडरगार्टन। आइए समझते हैं इसको।
फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वस्तुतः विकास की प्रक्रिया है। बालक निरंतर विकासशील रहता है। उसका विकास उसकी आत्मा क्रिया एवं खेल व्यवस्था का सामूहिक परिणाम होता है। इसी आलोक में उन्होंने किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया था, जिसे भारत में आंगनवाड़ी कहा जाता है। दोस्तों, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, जिसे इंडिया में अपने देश में क्या कहा जाता है? आंगनवाड़ी। इसे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, मैं जो भी आंसर बोलता हूं आपको स्क्रीन में जरूर दिखता है। जहां भी आपको समझने में दिक्कत हो वीडियो को पॉज करें और वीडियो में जो आंसर दिए हुए हैं खुद पढ़ें और समझें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आसानी से आपको मिल सके।